नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खरी खरी। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो सरकार बन गई है, लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, तमाम जगहों पर भारी सियासी उथल-पुथल देखने के लिए मिल रही है। और बात यहाँ पर हम महाराष्ट्र की करना चाहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सियासी उथल-पुथल देखने के लिए मिल रही है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान जिन राज्यों में हुआ है, उनमें महाराष्ट्र टॉप पर आता है उत्तर प्रदेश के बाद। और अगर सीटों के लिहाज से भी देखते हैं तो भी महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, 48 सीटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर तमाम तोड़-फोड़ करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। अब ऐसे में वो अपनी हार का ठीकरा अपने सहयोगी दलों पर फोड़ रहे हैं, चाहे उसमें वो अजीत पवार हो या फिर शिंदे ग्रुप की शिवसेना हो। आपने सुना ही होगा कि अजीत पवार गुट की अगर हम बात करते हैं तो वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें एमओएस का दर्जा दिया गया और उनका कहना है कि उन्हें कैबिनेट का दर्जा चाहिए। लेकिन इस सब के बीच अजीत पवार जहां नजदीकियां उनकी शरद पवार से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही है। अपनी यूज एंड थ्रो की वही पॉलिसी अपनाते हुए जो तमाम उसने अब तक अपने सहयोगी दलों के साथ किया है, वही करती हुई यहां पर भी महाराष्ट्र में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब अजीत पवार का इस्तेमाल उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में किया। अजीत पवार का इस्तेमाल उन्होंने तोड़कर महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किया और अब उन्हीं अजीत पवार से किनारा करती हुई नजर आ रही है। हार का ठीकरा उन पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में अजीत पवार की पार्टी की तरफ से यानी कि एनसीपी की तरफ से ये कहा गया है कि हमने तो सिर्फ 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, हमारे ऊपर 48 सीटें हैं वहां पर, आप उसमें आपकी हार और जीत जो हुई है उसके लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में जो आपकी हार हुई है, जो करारी हार आपकी हुई है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, ये कहना है छगन भुजबल का। वहीं हम जब शिंदे ग्रुप की बात करते हैं, आपको पता है एक के बाद एक बयानात का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ जिस तरह से उनको सिर्फ एक एमओएस का दिया गया है, उससे शिंदे ग्रुप में भारी नाराजगी है। 7 सांसद उनके चुनकर आए हैं, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के 1 सांसद हैं और उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। लेकिन वहीं शिंदे ग्रुप की बात करें तो वहां पर 7 उनके सांसद चुनकर आए हैं, उसके बावजूद भी आपको पता है कि एक एमओएस उनकी तरफ से बनाया गया है और इसको लेकर शिंदे ग्रुप में भारी नाराजगी है। लेकिन लग ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से उनकी नाराजगी दूर नहीं कर रही है और आने वाले वक्त में हम कोई बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में देखने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि शिंदे ने बाकायदा तौर पर ये बयान दिया था और बयान देकर ये कहा था कि 400 पार का जो नारा गढ़ा गया उसकी वजह से हमें नुकसान सहना पड़ा है। ये जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ही गढ़ा था कि अब की बार 400 पार, उसका नुकसान हुआ है। ये दोनों बयान में आपको शिंदे के और उसके साथ साथ छगन भुजबल ने जो कहा था वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। आप रुके रहिए क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी कि देवेंद्र फडणवीस ने भी क्या कुछ कहा है। सुनिए आप पहले इन दोनों बयानों को। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश
तो अभी आपने यहाँ पर सुना शिंदे को, और 400 पार के वो नारे की वजह से नुकसान हुआ है। आपने देखा कि बहुत काम करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के 400 पार का नारा जो है वो ले उड़ा। उनकी बात का एक कंक्लूजन ये कहा जा सकता है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने क्या कहा है। आपको ये समझना चाहिए कि इससे पहले आपने किसी सहयोगी दल या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नरेंद्र मोदी को लेकर कटाक्ष या उनका क्रिटिसिज्म करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इस बार 400 पार नहीं बल्कि इस बार तो 240 पर जिस तरह से सिमटी है भारतीय जनता पार्टी और बैसाखियों पर ये पूरी सरकार है, तो अब सब लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। सुनिए आप छगन भुजबल को। जब से नतीजे आए हैं चुनाव के, संघ काफी आरएसएस काफी आलोचना कर रहा है बीजेपी का, और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि एनसीपी को इसमें लेना कोई जरूरत नहीं थी, इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है। कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणियां कर रहा है? देखिए, अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधरा के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बाराबंकी। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया है। सर तो आपने सुना यहाँ पर छगन भुजबल को, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर आप हार के लिए एनसीपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर आरएसएस एनसीपी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश में आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? और आपको पता ही है कि फिलहाल महाराष्ट्र में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो खराब रहा है, और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में 3 से 4 महीने में वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं असेंबली के, और साफ तौर पर यह लग रहा है कि जो लोकसभा का रिजल्ट आया और महाराष्ट्र में जिस तरह से बेहद खराब परफॉर्मेंस रहा है, तमाम तरह की तोड़फोड़ के बावजूद भी, किस तरह से अजीत पवार को अपने साथ लेकर आए, किस तरह से शिंदे को अपने साथ लेकर आए, उसके बावजूद भी आप ये देखें कि पूरा का पूरा गठबंधन कहां सिमट गया, और ऐसे में उनको असेंबली में भी हार का डर सता रहा है। और इसीलिए वहां पर अब पूरी तरीके से आप ये देखें कि बीजेपी अब फंसती हुई नजर आ रही है, और फुल कॉन्फिडेंस में यहां पर महाविकास अघाड़ी है। खबर तो आपने देखी होगी, अब तक सुन भी ली होगी कि कैसे चाहे शिंदे ग्रुप के एमपीज हों वो संपर्क में है उद्धव ठाकरे के, बीजेपी के विधायकों तक की बात की जा रही है कि वो भी महाविकास अघाड़ी जो है उसके संपर्क में है। तो जल्द ही महाराष्ट्र में कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आ सकती है। अभी कोई किसी तरह का कोई अनैतिक काम महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन नहीं करना चाहता है, और क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग उसको बीजेपी की तरह देखें, और इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल तरीके से हो, यही मुझे लगता है कि उसकी एक तरह से कोशिश है। और 3 से 4 महीने में वैसे भी वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो लोकतंत्र और संविधान को लेकर जो बातें विपक्ष की तरफ से कही गई, उनका यह कहना है कि जो नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ा गया, उसकी वजह से एनडीए को नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि आपको पता है कि मोदी जी फिलहाल फ्रांस में हैं, तमाम तरह की तस्वीरें आप उनकी देख ही रहे होंगे, गले पड़ने की, माफ कीजिएगा, गले लगने की उनकी वो तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे, और तमाम तरह से एक बार फिर से उन्हें दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे वही जो आपको पता ही है कि जो एक मीडिया का एक धड़ा जो कुछ करता है वो फिर से करते हुए नजर
नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी वहां पर कह रहे हैं कि इस ऐतिहासिक जीत के रूप में भारत के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है वो लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि ये पूरे लोकतांत्रिक जगत की जीत है। मोदी ने कहा, और पदभार संभालने के कुछ ही दिन बाद आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, ये उन्होंने वहां पर कहा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो है उसको आप देखिए। उन्होंने कहा कि पूरे लोकतांत्रिक जगत की ये जीत है। तो जैसे ही विदेश की धरती पर कदम रखते हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें संविधान, लोकतंत्र, इस सब की दुहाई देनी ही पड़ती है और इस सब की बात उन्हें करनी ही पड़ती है। और आपको पता है कि जिस तरह से पूरा का पूरा एक नैरेटिव ही नहीं, एक सच्चाई लोगों के सामने इंडिया गठबंधन ने पहुंचाई कि कैसे अगर 400 पार इनके आते हैं और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हैं तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में होगा और संविधान को खत्म किया जाएगा। और ये बात घर घर तक पहुंची और इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा नरेंद्र मोदी को कि वो 240 पर सिमट गए। इसलिए देवेंद्र फडणवीस से लेकर और अब देखिए नरेंद्र मोदी तक ये कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनका जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो कैसे भारी पड़ा और हमारी सीटें सिमट गई और विदेश की धरती पर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की तस्वीर किस तरह से जटिल होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। आने वाले असेंबली इलेक्शन कितना मुश्किल होने जा रहा है और क्या जल्द ही कोई बड़ी खबर महाराष्ट्र से सुनने के लिए मिल सकती है, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है सीटों के लिहाज से शिंदे की पार्टी। अगर उनके सांसद संपर्क में है उद्धव ठाकरे के, तो क्या फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ और बड़ा हो सकता है? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़ गए हैं और उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी, एक पूरी तस्वीर यहाँ रखने की मैंने कोशिश की महाराष्ट्र के हवाले से। अभी आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में क्या बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हुए जो अपने सहयोगी दलों के साथ वो करती रही है, क्या उसी एजेंडे पर वो चल रही है? अपनी हार का ठीकरा वो सहयोगी दलों पर फोड़ रही है, और लेकिन इस सब के रिपरकशन जो हैं वो भी हम सामने देख रहे हैं। चाहे छगन भुजबल की बात हो या फिर शिंदे का सामने आकर ये कहना हो कि 400 पार का नारा जिसकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा, और देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि लोकतंत्र और संविधान की का जो नैरेटिव गढ़ा गया इंडिया गठबंधन की तरफ से उसका नुकसान हमें हुआ है। और अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें आने वाले असेंबली इलेक्शन में हार का डर सता रहा है, और ये भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी सांसद हैं वो अगर इंडिया गठबंधन में चले गए तो फिर सरकार कैसे चलेगी? देखिए बुशरा जी, असल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में ख़ास तौर से वो अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंसती चली जा रही है, और जो चालाकियाँ उसने करने की कोशिश की थी वो चालाकियाँ जो है वो उसके गले पड़ती नज़र आ रही हैं। हम लोगों के यहाँ देहात में कहावत है कि सयाना कौवा गू खाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सयानापन दिखा रही थी वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ती जा रही हैं। वो इस तरह से गले पड़ती जा रही हैं बुशरा जी कि उसने पहले देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनवा दी ताकि उद्धव ठाकरे को कमज़ोर किया जा सके। और जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे को चोट पहुंची, इंडिया गठबंधन यानी जो महाविकास अघाड़ी है उसको चोट पहुंची वहाँ, और उसमें बीजेपी वहाँ कामयाब रही उनको कर दें। लेकिन एकनाथ शिंदे को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए बीजेपी जो थी वो अजीत पवार को साथ में लेकर के आ गई ताकि बताया जा सके शिंदे को कि आप अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारे पास दूसरा आदमी मौजूद है, वो तैयार है। और इस तरीके से उसने वहाँ एक बैलेंस बनाने की, अपने ही सहयोगियों के बीच में जो खेल खेलना है उसके लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। और अजीत पवार को एक तरीके से जो है वो जैसे बिजूका खड़ा कर दिया जाता है खेत में, हम लोगों के यहाँ कि वो खेत में एक हाथ फैला के वो खड़े कर देते हैं कि ये पक्षी आए और समझे कि कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो इस तरीके का एक बिजूका जो है वो अजीत पवार के तौर पे उन्होंने खड़ा कर दिया महाराष्ट्र की राजनीति में ला करके कि एकनाथ शिंदे जो है वो डर करके रहें कि एकनाथ शिंदे का कुछ गड़बड़ करते हैं या उनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती हैं या बीजेपी के साथ वो कुछ गड़बड़ करते हैं या वापस घर वापसी की सोचते हैं, तो ये बताया जा सके कि हमारे पास अब दूसरा आदमी हम यहाँ सरकार बना लेंगे। ये करने के लिए ये किया। लेकिन वो सारी चीज़ें बुशरा जी वो भारतीय जनता पार्टी के गले में अब जा कर के पड़ रही हैं, और जिस तरीके से जूतम पैजार मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और उनका जो महायुति है उसके अंदर भी, उसको लेकर के साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जो जाल बुना था उसमें बीजेपी पूरी तरीके से फंस रही है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है बुशरा जी, इस सारे राजनीतिक परिदृश्य जो उसको देखते हुए खासतौर से महाराष्ट्र के संदर्भ में, कि भारतीय देखिए हर पार्टी का अपना एक
राजनीतिक मूव होता है कि वो उस पर चलती है। बहुत से षड्यंत्र रचे जाते हैं, बहुत सी समझौते किए जाते हैं, बहुत सी जगहों पर झुका जाता है, अपनी नीतियों से भी समझौता किया जाता है, दूसरों की नीतियाँ माननी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब आप आवश्यकता से अधिक चतुर बनने की कोशिश करते हैं तब फिर वो चतुराई आपके गले पड़ना शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में यही हो रहा है कि बीजेपी जिस अधिक जो चतुर बनने की कोशिश कर रही है, वो चतुराई अब उसके गले पड़ने की जो है वो हो रही है। आप देखिए कि छगन भुजबल अगर कह रहे हैं कि साहब ठीक है, हमको तो 4 सीटें लड़ने की दी गई थी, उसमें से 2 पे शिवसेना के कैंडिडेट थे, और मतलब यानी कि शिवसेना के कैंडिडेट एनसीपी के टिकट पर लड़े, तो हम तो 2 पे लड़े थे, उसमें से हम 1 जीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप क्यों हार गए? ये सवाल छगन भुजबल ने फेंक दिया। इसका मतलब कि सीधे सीधे सवाल उठा दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर कि भाई आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, मोदी की गारंटी थी, सारी गारंटी आपने दी थी, हमारी भी गारंटी आपने ही दी थी। छगन भुजबल का कहना यह है कि हमारी भी गारंटी आपने ही दी थी, तो गारंटियां तो मोदी जी, महाशय जी, आपकी फेल हुई हैं, हम कहाँ फेल हुए हैं? तो जीत होती तो आपकी जिम्मे होती है, अगर जीत जाते तो आपकी जिम्मे होती, तो मोदी की गारंटी होती वो जीत की, और हार गए तो आप हमारे गले डालना चाहते हैं। तो भाई जब जीत आपके जिम्मे थी, आपकी गारंटी थी, तो हार भी आपकी गारंटी है। तो जो फेल हुआ है वो मोदी की गारंटी फेल हुई है, बाकी कोई फेल नहीं हुआ, ये बताना चाहते हैं छगन भुजबल, और बड़े खुले तौर पर कह रहे हैं। यानी कि जो सहयोगी दल हैं वो इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, और जो भी परिदृश्य बना है, जो भी भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों को हार हासिल हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी है, ये कहना है छगन भुजबल का। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं बुशरा जी, वो भी क्या कह रहे हैं? वो भी यही कह रहे हैं कि ये 400 पार का नारा था, इसका नैरेटिव गलत पड़ गया और इसकी वजह से हम हार गए हो गए। हालांकि हंसते हुए इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वो हंसते हुए भी एक तरीके से कहा जाए वो नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उद्धव ठाकरे के साथ करके आए थे उसका नतीजा नहीं है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी और संविधान बदलने की बातें की गई 400 पार का नारा दे करके, उसके परिणाम स्वरूप ये हार मिली है, और इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं या बीजेपी है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। अब देखिए बुशरा जी, इसमें महत्वपूर्ण बात और क्या है कि जो बातें छगन भुजबल और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, ठीक उसी तरीके की बात देवेंद्र फडणवीस कहते हुए सुने जा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा था, उसने नुकसान पहुंचाया। इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस भी नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि 400 पार का नारा तो नरेंद्र मोदी ने दिया था, देवेंद्र फडणवीस ने तो दिया नहीं था वो नारा, या एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने या छगन भुजबल ने तो वो नारा दिया नहीं था। ये नारा तो नरेंद्र मोदी ने दिया था 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा। तो ये 400 पार का नारा जो है किस तरीके से बीजेपी और एनडीए और महायुति जो है उसके गले में पड़ गया, इसको लेकर के जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो भी कह रहे हैं, और अब बीजेपी के अंदर से भी ये बातें उठना शुरू हो गई हैं। और इन सबसे आगे बढ़ करके, आगे जा करके तो बुशरा जी, जो उत्तर प्रदेश में इनके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने और ज़्यादा बड़ी बात कह दी, और बड़े कड़े शब्दों में बड़ी सख्त बात कह दी। उन्होंने तो कह दिया कि योगी और मोदी जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं एक तरीके से, ये उन्होंने कह दिया, और इनकी वजह से हार हुई है। उनके कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के है। इसको लेकर के ना तो यूपी की बीजेपी की तरफ से कोई सफाई आई है, ना योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया आई है, ना जेपी नड्डा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, और मोदी जी की तरफ से तो प्रतिक्रियाएं आती ही नहीं है, चूंकि वो तो लोकतंत्र की बड़ी भारी जीत हुई है, वो बता रहे हैं, लोकतांत्रिक जगत में उनकी जीत जो हुई है। तो इसलिए वो ओम प्रकाश राजभर के बयान पर क्या वक्तव्य दें मोदी जी, लेकिन जेपी नड्डा की तरफ से भी कोई इस पर लेकर के बयान नहीं आया है। तो ये जिस तरीके की चीज़ें बुशरा सब सामने आ रही है, इसमें साफ तौर पर यह समझा सकता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं, उनके सहयोगियों की तरफ से भी और बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है उसकी तरफ से भी। अब ये आने वाले दिनों में बुशरा जी और स्पष्ट हो जाएगा कि क्या केंद्र में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, या अभी चुनाव की घोषणा के वहाँ इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर वहाँ ये गठबंधन टूटेगा और सब अलग अलग लड़ेंगे। अभी हम उसकी आगे भी समीक्षा करेंगे कि अगर गठबंधन टूटता है तो कैसे टूटेगा और क्यों टूटेगा, नहीं टूटेगा तो क्यों नहीं टूटेगा, और अगर टूटेगा तो क्या उसके परिणाम होंगे, और नहीं टूटेगा तो क्या उसके परिणाम होंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं बुशरा जी, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कटघरे में अब नरेंद्र मोदी खड़े होना शुरू हो गए। और इसी तरीके से आज जो मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात तय है, आज उनकी मुलाकात होगी। मोहन भागवत ने जिस तरीके के बयान दिए, उसके बाद इंदेश कुमार ने बयान दिया, हालांकि इंदेश कुमार तो बाद में पलट गए, जब दबाव पड़ा तो लोगों को लगा कि ये चीज़ें सब सार्वजनिक होती जा रही हैं, प्लेटफॉर्म पे पब्लिक डोमेन में आती जा रही हैं कि आरएसएस जो है किस तरीके से नरेंद्र मोदी का विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहा है और नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सारी जिम्मेदारियाँ डाली जा रही हैं।
तो उसके बाद फिर वो तो खैर पलट गए, लेकिन मोहन भागवत ने जो बातें कही थी वो उससे अभी तक नहीं पलटी। हालांकि ये सफाई दी गई है कि उनका इशारा मोदी की तरफ नहीं था, इस तरह की सफाइयाँ जो आना शुरू हो गई हैं। लेकिन वो सफाई कोई भी कुछ दे, लेकिन बुशरा जी जो समझदार लोग हैं, जो राजनीति का जानते हैं और ये समझते हैं कि कोई बात कही जाती है तो उसके पीछे निशाना क्या होता है, उसके निहितार्थ क्या होते हैं, वो सब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो भी कहा वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार था। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनसे मोहन भागवत की मुलाकात नहीं होती है, अमित शाह से भी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन मुलाकात किससे हो रही है? योगी आदित्यनाथ से। तो इसके क्या मतलब निकाले जाएं, क्या चल रहा है? तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि बहुत संकटग्रस्त हैं इस समय नरेंद्र मोदी, और केंद्र में भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस केंद्र में क्या होगा मुझे लगता है महाराष्ट्र से बहुत कुछ तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाती है, इससे केंद्र पे भी उसका असर पड़ेगा। और देखना ये है कि महाराष्ट्र में पहले खेल होता है कि पहले केंद्र में खेल होता है। बुशरा जी जी बिल्कुल, और महाराष्ट्र को सिर्फ सीटों तक लिमिटेड करके हमें नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कैसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उनके स्टेक हैं वहां पर। हमें इसलिए भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिक कैपिटल है वो देश की, और वहां पर आप समझिए कि ये सारी उथल-पुथल जो हो रही है, ये जिस तरह के हमने नतीजे देखे हैं, और वो नतीजे इंडिया गठबंधन के फेवर में गए हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां से उभरी है, और इसके अलावा कई ऐसी सीटें अभी भी हैं, क्योंकि लगातार आंकड़े आने शुरू हो रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी पार्टियों की वजह से 5 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है। अभी भी 1 या 2 सीट ऐसी है, शायद 1 सीट है जहां पर सिर्फ 48 वोटों से हारा है इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट, और एक और सीट इसी तरह की है जहां पर बहुत कम मार्जिन है, जहां से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हारा है। तो ये तमाम चीजें देखें कि ये सब कुछ, ये सारा खेल होने के बावजूद भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर उभरी है, और इंडिया गठबंधन की जो सीटें वहां से आई हैं उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उनकी सियासत को, सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और यही बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यहाँ पर ये है कि क्या 2024 के रिजल्ट से पहले कभी आपने किसी सहयोगी दल, आरएसएस या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच या इसी तरह के और जो सहयोगी दल हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कभी उनको लब खोलते हुए आपने देखा था? क्या नरेंद्र मोदी की आलोचना करने की कोई हिमाकत कोई कर सकता था? लेकिन अब सब लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी के इस चेहरे को इस बार लोगों ने नकार दिया है। वो मैजिक पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि आपने वो खबर भी देखी होगी कि जहां ज्यादातर जगहों पर जहां नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, आधी से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार गई। जहां पर नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने रैलियां की थी, तो इससे आप ये समझिए। और खासतौर पे क्योंकि महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो 17 जगह पर जहां पर नरेंद्र मोदी ने रैलियां की थी, उनमें से 14 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी या जो गठबंधन है वो हार गया। लेकिन क्योंकि हार की वजह इस बार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गारंटी थी। मोदी कह रहा है, मोदी करके दिखाएगा, मोदी ही चेहरा था और मोदी ही तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार वो कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर हार हुई है तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। और यही बात शिंदे कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, चाहे वो दूसरी तरीके से कह रहे हो, लेकिन उसका कंक्लूजन यही है, यही छगन भुजबल कहने की कोशिश कर रहे हैं, और यही आरएसएस भी कह रही है। और इसीलिए आप ये देखें कि भले ही फ्रांस जाकर G7 समिट में वो अपने लिए तालियां बजवाने की कोशिश करें, अलग अलग तरीके से तस्वीरें खिंचवाकर अपनी उस गुलाम मीडिया को फिर से वो अपनी हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन जब वो आना तो वापस उन्हें देश में ही है आपने, और जब वो देश में लौट कर आएंगे तो वो देखें कि यहाँ पर उनके लिए किस तरह की सियासी बिसात जो है वो पूरी तरीके से बिछ चुकी है। सवाल ये है अमलेंदु जी कि क्या आपको लग रहा है आने वाले वक्त में, क्योंकि असेंबली के इलेक्शन जो है महाराष्ट्र में, जिन 3 राज्यों में होने जा रहे हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, ये इन तीनों ही जगहों पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, कांग्रेस बहुत मजबूत है, और ऐसे में महाराष्ट्र क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा राज्य है, जिन 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह की अंदरूनी कलह बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता छिटक कर अब उधर जा रहे हैं, बहुत सारे एमएलएज हैं, नंबर अभी मैं यहाँ पर नहीं कहूंगी, जो इंडिया गठबंधन, जो महाविकास अघाड़ी है, वहां पर जो गठबंधन है, उनके संपर्क में है। आपको लग रहा है ये लोग इस बार एक साथ फिर से गठबंधन करके
सरकार ये इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी एक साथ जाएगी, या आपको लगता है ये सब अलग अलग लड़ने जा रहे हैं? और अलग अलग नहीं, चांसेस ये ज्यादा है कि अजीत पवार का अपने शरद पवार के साथ एक बार फिर से चले जाएं और शिंदे के भी ज्यादातर मेंबर जो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं, इसके चांसेस ज्यादा लगते हैं। आपको क्या लग रहा है फिलहाल? देखिए बुशरा जी, एक तो जो सूचनाएं हैं उनके मुताबिक एकनाथ शिंदे के सारे सांसद वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं पहले से ही, और एनसीपी के जो विधायक हैं वो सब शरद पवार के संपर्क में हैं। और उन्होंने अपनी बैठक बुलाई थी, उसमें भी ये जो थे वो कई विधायक जो थे वो नहीं पहुंचे थे अजीत पवार की बैठक में। तो ये तो चीज़ें स्पष्ट हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ खेल जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, ये इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इधर दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं बुशरा जी, उससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है। एक तो ये हुआ कि जो बीएसी है, कमेटी है वहाँ की विधानसभा की, महाराष्ट्र की, उसकी बैठक हुई। उसकी बैठक में अजीत पवार शामिल नहीं हुए, उन्होंने इनकार कर दिया उसकी बैठक में शामिल होने से। और उससे पहले जब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो हैं वो राज्यसभा का नॉमिनेशन करने के लिए गई, तो उस नॉमिनेशन के दौरान बीजेपी और शिवसेना शिंदे की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था। तो यानी कि फाक तो पड़ चुकी है इस गठबंधन के अंदर, यानी एनडीए के अंदर या जो महायुति है उसके अंदर, वहाँ फाक पड़ चुकी है। इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। अब बीजेपी की जो चतुराई है बुशरा जी, वो चतुराई ये है कि बीजेपी चाहती ये है कि हार का ठीकरा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सिर पे फोड़ दिया जाए और बीजेपी कहे कि इनकी वजह से हमको नुकसान हुआ और इसलिए बीजेपी की बुरा हाल हुआ। लेकिन जो अब असली संकट बीजेपी के सामने आ रहा है, वो संकट सामने ये आ रहा है कि जो जनता के अंदर मैसेज है, वो जनता के अंदर मैसेज ये है कि चाहे अजीत पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, इन्होंने जो अपने दलों के साथ विश्वासघात किया, वो विश्वासघात इन दोनों ने एक तरीके से मजबूरी में किया। उसके पीछे ईडी सीबीआई का डर था, उसके पीछे किया, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी चाल थी। ये विश्वासघाती ये तो सही है, लेकिन ये सिर्फ विश्वासघाती हो ऐसा नहीं है, इनके पीछे इनकी मजबूरियां भी हैं, ये समझा जा सकता है। और इसके साथ ही जो है इनके लोग जो भी हैं वो अब वापस चले जाएंगे, चूँकि बीजेपी यहाँ अकेले लड़ने की कोशिश करना चाहती है। लेकिन इसमें भी बीजेपी के सामने बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो दिक्कतें क्या आ रही हैं बुशरा जी? वो दिक्कतें ये हैं कि देखिए, अगर मिलकर के साथ में लड़ते हैं इनके दोनों के, तो अगर मिलकर साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को जो है बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे, और फिर हार होगी तो बीजेपी फिर किसके सिर पर ठीकरा फोड़ेगी? अभी आपको जब आप कह रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे की वजह से या अजीत पवार की वजह से हार हुआ, आरएसएस जो है वो खुल करके कह रहा है, उसको उनका मुखपत्र जो ऑर्गेनाइजर है वो खुल करके लिख रहा है कि अजीत पवार को साथ में लेने से नुकसान हुआ। तो भाई अजीत पवार को साथ में लेने से क्या नुकसान हुआ, ये बताना चाहिए किस तरीके से नुकसान हुआ। कि अजीत पवार पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो ऐसे तो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के अंदर भी बहुत से लोगों के ऊपर हैं, उनकी वजह से कोई कुछ क्यों नहीं हुआ। तो ये जो अब जो चल रही है रणनीति, उस रणनीति में बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वो ये तय नहीं कर पा रही है कि वो इनके साथ जाए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, या इनसे अलग होकर जाए। तो ये अभी एक दबाव बनाने की एक तरीके से कोशिश कर रही है। एक वहाँ प्रहार सेना करके है बुशरा जी, उसके बच्चू कडू नाम के एक विधायक हैं, वो पहले ही साथ में इनके साथ में थे महायुति के साथ में। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो अलग जाकर के चुनाव लड़ेंगे। इधर जो मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की है, जो अभी तक मोदी जी के साथ थे और मोदी जी के साथ वहाँ मंच पर भी दिखाई दिए थे, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो सारी सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। यानी कि दो तो इसमें टूट गए तुरंत ही, ये आ गए चीज़ें। अब छगन भुजबल जिस तरीके की बातें कर रहे हैं या अजीत पवार जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो दबाव बना रहे हैं कि आप हमको 70 सीटें दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। तो अब ये दबाव पड़ रहा है। तो अगर ये मान लीजिए ये अलग होते हैं, अजीत पवार को अलग करते हैं, तो ये इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि अजीत पवार खुद घोषणा करें कि वो अलग हो जाएं, ताकि बीजेपी के ऊपर ये ना आए कि उसने अजीत पवार से धोखा करवाया शरद पवार के साथ में और फिर उसने अजीत पवार के साथ धोखा कर दिया। तो इस आरोप से बचने के लिए बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार खुद जो है वो गठबंधन छोड़ करके चले जाएँ। लेकिन अजीत पवार भी घाघ राजनीतिक के हैं, भतीजे तो आखिर शरद पवार के ही हैं, तो बहुत सी चीज़ें तो शरद पवार से सीखी होंगी। अजीत पवार कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप घोषणा कीजिए कि आप हमसे अलग हो रहे हैं। भले ही आप हम पे आरोप लगाइए, आप कहिए कि हम आपको सीटें नहीं देंगे, लेकिन आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि आप हमसे अलग जा रहे हैं। जैसे ही ये घोषणा की जाएगी कि वो अलग हो रहे हैं, अजीत पवार जो है, मैं अजीत पवार की पूरी पार्टी शरद पवार के पास चली जाएगी। शरद पवार फ्रंट फुट पे आगे बढ़ करके खेल रहे हैं,
83 साल की उम्र में जिस तरीके से शरद पवार ने प्रचार किया बुशरा जी, और आगे बढ़ करके प्रचार किया और ज़बरदस्त मोर्चा लिया एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से भी और नरेंद्र मोदी से भी, वो बड़ा काबिल तारीफ है, उसकी प्रशंसा हो रही है। यानी कि अगर ये विश्वासघात की बातें आती हैं और अगर बीजेपी कुछ इस तरीके का करती है तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा शरद पवार को होगा। शरद पवार वैसे ही आगे बढ़ करके खेल रहे हैं। तो अब बीजेपी इस संकट में है कि इनके साथ मिलकर लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। अच्छा, मिलकर के लड़ते हैं तो साफ संदेश है कि भाई इन्होंने शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ धोखा करवाया है, तो बीजेपी को सबक सिखाना है, जिस तरीके से सबक अभी लोकसभा चुनाव में सिखाया गया। तो अगर लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया गया है तो विधानसभा चुनाव में तो और ज़बरदस्त तरीके से सबक जनता सिखाएगी। तो बीजेपी इसी दुविधा में है कि इनके साथ जाए कि लग जाए। इधर एकनाथ शिंदे को लेकर के जो चीज़ें हैं बुशरा जी, वो और ज़्यादा गंभीर हैं। एकनाथ शिंदे के साथ सांसद भी आ गए हैं लोकसभा में चुन करके। अब उन 7 सांसदों के ऊपर सरकार भी टिकी हुई है। बीजेपी उनको तोड़ नहीं सकती है। तोड़ इसलिए नहीं सकती है कि वो जानते हैं कि जो एकनाथ शिंदे के सांसद हैं कि ये बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे की नहीं हुई तो उनकी क्या हो जाएगी, ये भी वो समझते हैं। तो ये है। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से एक पार्टी वाले जीतन राम मांझी को आपने बना दिया कैबिनेट मंत्री और आपने एकनाथ शिंदे की 7 सांसदों वाली पार्टी को दे दिया केवल 1 राज्य मंत्री। भाई चुनाव अगर बिहार में है तो चुनाव तो महाराष्ट्र में भी है, तो आपको यहाँ भी अपने सहयोगियों को संतुष्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपने नहीं दिया। तो ये अंदर अंदर एक तरीके से गुस्सा उनके अंदर भी है। तो वो समझते हैं कि बीजेपी क्या कर सकती है। लेकिन अब संकट यहाँ भी यही है कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो एकनाथ शिंदे के सारे विधायक और सांसद वो तो भाग जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ में, और उद्धव ठाकरे के साथ जो है एक सहानुभूति और बढ़ जाएगी और लोग कहेंगे कि ठीक है, इस शिंदे के साथ तो बीजेपी ने वही किया जो शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। तो यानी उसका भी कुल मिलाकर के फ़ायदा जो है वो उद्धव ठाकरे को होगा, बीजेपी को उसका नुकसान होगा। और दूसरी बात ये होगी कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक रह जाएंगे वो फिर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है वो लड़ने की बजाय वो बीजेपी से लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक और शत्रु बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में तैयार हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। वो ये तय नहीं कर पा रही है कि महाराष्ट्र में आखिर उसको करना क्या है। देखिए, महाराष्ट्र छोड़ भी नहीं सकती बीजेपी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए कि मुंबई जो है बुशरा जी, वो देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तमाम बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनके सबके कॉरपोरेट ऑफिस जो हैं वो मुंबई में हैं। यानी आर्थिक राजधानी जो है, और एक तरह से कहा जाए देश की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक संचालित होती है मुंबई से। रेवेन्यू जनरेट होता है मुंबई से, पार्टियों को चंदे मिलते हैं मुंबई से। तो अब मुंबई पे कब्जा करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार में होना जरूरी है। तो महाराष्ट्र की सरकार में रहा कैसे जाए, तो बीजेपी सारी जुगाड़ ये करेगी महाराष्ट्र की सरकार में रहा जाए। तो बीजेपी अभी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उसको एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ जाना है या इनसे हट करके जाना है। अब अगर इनसे हट करके जाना है तो या तो वो इंतजार करेगी कि चुनाव के समय तक जो है किसी तरीके से झेला जाए इस गठबंधन को, फिर चुनाव के मतलब जब जैसी शुरू हो तो फिर ये आरोप लगा दिए जाए कि ये जो है हमसे विश्वासघात कर रहे हैं, और ये तो अपने दलों के यहाँ भी विश्वासघात करके आए थे। अजीत पवार शरद पवार से विश्वासघात करके आए थे और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से विश्वासघात करके आए थे। अब ये बीजेपी के साथ ये विश्वासघात कर रहे हैं। यानी कि हर हाल में विश्वासघात ही ठहराना चाहेंगे ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को। लेकिन दोनों ही जो अच्छे खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, एकनाथ शिंदे भी और अजीत पवार तो ज़्यादा मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो दोनों कोई भी एक रास्ता नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक तरीके से दोनों ने घेरना शुरू कर दिया कि इस हार के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। चूंकि इन्होंने 400 पार का नारा दिया था इसलिए ये जिम्मेदार है, तो हार की जिम्मेदारी इनकी है। अब ये संकट जो एक तरीके से बुशरा जी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और ये संकट अभी और गहराता जाएगा। चूंकि बीजेपी को ये तय करना पड़ेगा कि उसे इनके साथ चुनाव में जाना है। अगर इनके साथ चुनाव में जाना है तो जैसा कि वो एक मंत्री हैं शिवसेना के अब्दुल सत्तार, उन्होंने एक तरीके से शिंदे गुट को जो है वो चेताया है, मतलब समझाया है कि प्रासंगिक करार कीजिए। मतलब प्रासंगिक करार मतलब ये कि जो बातें तय होनी है वो बीजेपी के साथ अभी तय हो जाएं कि चुनाव में जाना है कि नहीं जाना है, किस तरीके से जाना है, क्या किया जाना है महाराष्ट्र में, ये चीज़ें तय हो जाएं। और अगर प्रासंगिक करार नहीं होता है तो इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। अब्दुल सत्तार का ये प्रासंगिक करार शब्द का इस्तेमाल करना बुशरा जी ये साफ तौर पर बताता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अंदर बीजेपी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से घोषणा करे कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेगी। इसका वो इंतजार कर रहे हैं। अब ये खतरा भी दूर हो चुका है कि भाई अजीत पवार आके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार का तो खुद हटाना चाहती है बीजेपी, और चुनाव इतना नज़दीक है कि अब या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए या फिर जो है ठीक है कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें एकनाथ शिंदे और बीजेपी चुनाव में जाएगी। तो जिस तरीके से है तो कुल मिलाकर के इस समय संकट में जो है वहाँ बुशरा जी वो बीजेपी है संकट में। ना अजीत पवार हैं ना एकनाथ शिंदे हैं।
एक तरीके से देखा जाए, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस तो किसी भी तरीके से संकट में है ही नहीं, बल्कि फ्रंट फुट पर खेल जाकर के तीनों खेल रहे हैं। और ये संकट बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में अगर कुछ खेल होता है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ करारी हार मिलती है विधानसभा चुनाव में, उसका असर सीधे सीधे बुशरा जी दिल्ली पे पड़ेगा। मोदी जी की सरकार डगमगा जाएगी, क्योंकि फिर जो अंदर के लोग हैं बीजेपी में, वो भी मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, और जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी मोदी के खिलाफ फिर नारेबाजी करना शुरू कर देंगे। और मोहन भागवत तो इशारों में जो बातें कर रहे हैं, उसके बाद फिर खुल करके चीज़ें आरएसएस की तरफ से भी आना शुरू हो जाएंगी बुशरा जी। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर लग रहा है, और सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं, क्योंकि हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहे हरियाणा की बात करते हैं या फिर हम झारखंड की बात करते हैं, अगर वहां से भी, क्योंकि झारखंड में भी आप ये देखिए कि किस तरह के नतीजे रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में तो 50-50 रहा है। 10 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, और 5 जो है वो सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने जीती हैं। कांग्रेस की सीटें यहाँ पर कम से कम 8 आनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी गलतियां खुद कांग्रेस की भी रही, और बहुत सारे चयन इस तरह के कैंडिडेट के रहे, अंदरूनी गुटबाजी रही, और नाम जो है कैंडिडेट से कुछ बहुत लेट डिक्लेयर किए गए, जिसकी वजह से वहां पर नुकसान उठाना पड़ा, और भी इसके बहुत रीजन रहे। लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हरियाणा में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमीन तैयार है, और वहां पर इसीलिए लास्ट मोमेंट पे आप देखें कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नए चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, और मनोहर लाल खट्टर को फिर चुनाव लड़वाया जाता है, और चुनाव लड़वा के फिर उनको यहाँ पर दिल्ली में उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो सब हम देख रहे हैं, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले वक्त में जो 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मुश्किल कड़ी साबित होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके बाद 2025 में जो बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार, आपको पता है कि वो चाहते हैं कि इन्हीं असेंबली इलेक्शंस के साथ साथ ही चुनाव हो बिहार के भी, और बाईपोल्स भी हैं, क्योंकि कई सीटें खाली हुई हैं, बाईपोल्स भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं और बिहार में भी हैं, और यही तमाम चीजें जो हैं वो फिलहाल सामने नजर आ रही हैं। और इसीलिए सियासत जो है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरे अपने चरम पर है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, कर ही रहे हैं, और शरद पवार का ये कहना अमलेंदु जी की 4 से 6 महीने आप मुझे दीजिए, मुझे यहाँ पर सरकार बदलनी है। 83 साल के शरद पवार, जिन्होंने पहले लोकसभा में मजबूती से कमान संभाली, वो किस तरह की मेहनत वहां पर करते हुए नजर आए। मोदी जी की मेहनत के किस्से तो आप मीडिया के उस धड़े में सुनते रहते हैं, लेकिन शरद पवार जो उनकी उम्र है उसके लिहाज से, जिस तरह की बीमारी से वो गुजरे हैं, वो आप देखें, उसके बावजूद भी वो किस तरह की मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो वो कॉन्फिडेंस शरद पवार का बहुत हाई है, और वही उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का भी, जिस तरह की उन्हें जीत मिली है, और ऐसी परिस्थितियों में जीत मिली है जहां चुनाव चिन्ह उनका छीन लिया गया, जहां पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई, चाहे शिवसेना की हो या फिर एनसीपी की हो, और लगातार नरेंद्र मोदी ये प्रचार करते रहे वहां पर जाके कि नकली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की वो शिवसेना जो है नकली शिवसेना है, जिससे वो सालों तक जिसके साथ रहकर सरकार में रहे और सरकारें बनाई, उनको उन्होंने नकली कहा। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई, नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, उन्हीं के लिए भारी पड़ी, और इसीलिए महाराष्ट्र में उन्हें इस तरह की हार का सामना करना पड़ा है जो फिलहाल आप देख रहे हैं। और आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा खबरें आपको महाराष्ट्र से सुनने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सियासी उथल पुथल देखने के लिए जो मिल रहा है। क्या अमलेंदु जी, आने वाले वक्त में फ्लोर टेस्ट जो होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उससे पहले ही महाराष्ट्र से कोई खबर आ सकती है, या फिर अभी इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो दोनों ही वेट एंड वॉच की स्थिति में है? वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज वो करें जिससे जो उनको सिंपैथी जो वोट मिला या मिलने जा रहा है वो उसमें किसी तरह की गिरावट आए या कोई डाइवर्जन आए। देखिए बुशरा जी, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ करना नहीं चाहता है कि जिससे नरेंद्र मोदी को कोई सिंपैथी मिले या ये आरोप लगे कि साहब इन्होंने सरकार गिरा दी दूसरे लोगों ने। वो ये चाहता है कि ये सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरे और इसके सहयोगी ही सरकार को गिराएं, और ये परिस्थितियाँ अपने आप पैदा होंगी बुशरा जी। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि गठबंधन के लोग, मतलब एनडीए के लोगों से कोई संपर्क करे, उनसे बातचीत करे और वहाँ तोड़फोड़ की कोई कोशिश की जाए। हालांकि बहुत से सांसद जो हैं एनडीए के,
वो बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। और एक जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल से सांसद हैं सौमित्र खान, उन्होंने तो कल बाकायदा बयान दिया कि हाँ उनसे टीएमसी के लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन वो अभी पार्टी बदलना नहीं चाहते हैं, अभी रहेंगे। यानी कि संपर्क में है, ये तो बात सही है। मतलब उनका बीजेपी का सांसद जो है वो खुद कह रहा है कि उससे टीएमसी के लोगों ने बातचीत की, यानी इंडिया गठबंधन के लोगों ने बातचीत की है और अभी नहीं चाहता है बदलना, यानी कल बदल भी सकता है पाला। तो ये चीज़ें जिस तरीके से आ रही है, तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये सरकार जो है बुशरा जी, ये अपने अंतर विरोधों से गिरेगी और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। मोहन भागवत का जो बयान बुशरा जी जिस तरीके से आया और उसको लेकर के कहा गया कि साहब ये उन्होंने नरेंद्र मोदी को नसीहत नहीं दी थी, वो एक सामान्य सी बात कह रहे थे। ऐसा नहीं है सामान्य सी बात कह रहे थे। मोहन भागवत का इस तरीके का बयान अभी क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया? देखिए, जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया उससे एक चीज़ ये भी समझी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। ये बात मैं लगातार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण यही हो सकता है कि जो मोहन भागवत ने बात कही या इंद्रेश कुमार ने बात कही और उसके बाद इंद्रेश कुमार उस बात से पलट गए एक तरीके से, दूसरी बात फिर कहने लगे, इसके पीछे इसका मतलब आरएसएस की कोई रणनीति है, वो नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प तैयार करना चाहता है, या हो सकता है उसने कोई सोचा हो कि नरेंद्र मोदी को हटा करके किसी और को प्रधानमंत्री के लिए आगे किया जाए, और वो तैयारी जो थी वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में होती। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये सूचनाएं मिल गई हो चुकी, जिस तरीके से नारा लोकेश जो है बीजेपी की सहयोगी हैं, टीडीपी के नेता, उन्होंने आरोप लगाया पेगासस की जांच को लेकर के। तो हो सकता है कि उस पेगासस के जरिए बीजेपी को बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ गई हों कि आरएसएस क्या कर रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी को मालूम पड़ गई हो आरएसएस क्या कर रहा है, मोहन भागवत क्या कर रहे हैं, या इंद्रेश कुमार क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको मालूम पड़ गई हो सकता है इस तरह की, हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते इन सब बातों की, सारे कयास हैं और सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं चलती रहती हैं उस तरीके की चर्चाएं हैं। लेकिन हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो मालूम पड़ गया हो, तो नरेंद्र मोदी ने फिर वो बीजेपी के संसदीय दल का नेता चुनने की बजाय सीधे सीधे एनडीए की बुलाई, और एनडीए के लोगों से पहले उनकी बातचीत हो गई थी और उसको लेकर के वो पर्चा पास करा लिया गया था, उसको लेकर के वहाँ पारित करा लिया गया। यानी बीजेपी संसदीय दल के सामने जाने की नरेंद्र मोदी की हिम्मत हुई ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि हिम्मत इसलिए नहीं होगी, अगर सामने जाते तो बीजेपी के सांसद कहते कि महाराज आपने तो 400 पार का नारा दिया था और ये आपका 400 पार का नारा हमारे गले में फंस गया, जिस तरह की सब लोग कह रहे हैं। तो अब 400 पार ठीक है, आप जब 400 पार हो जाए तब आप आइएगा, तब तक हम किसी और को चुनते हैं जो कम पे काम चला देते, क्योंकि आपसे 400 पार से कम पे काम कर ही नहीं सकते हैं। आपको तो 400 पार चाहिए थे, तो वहाँ दूसरा कोई चुन लिया है। तो नरेंद्र मोदी इस बात को भांप गए और नरेंद्र मोदी सरकार से बाहर होना किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते हैं बुशरा जी। अगर आज ये परिस्थितियाँ हो जाएं कि उनको राहुल गांधी के पैर पकड़ के सरकार चलानी पड़े, तो ये भी करेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो सरकार से बाहर होना पसंद नहीं करेंगे। और सरकार से बाहर होने का मतलब अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, 2002 से लेकर के अब तक की क्या क्या चीज़ें सब सामने निकल करके आ सकती हैं, ये अच्छे तरीके से वो समझते हैं। तो बहरहाल ये उनकी अपनी राजनीति है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन आरएसएस ने जो किया या जो बताया जा रहा है, जो सब चर्चाएं चल रही हैं, उसके पीछे इसको भी समझाया जा सकता है। तो बुशरा जी, महाराष्ट्र से बड़ी खबरें आ सकती हैं, हो सकता है संसद सत्र के दौरान आ जाएं, विश्वास मत के दौरान आ जाएं, या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ कुछ काम कर दे, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल संभावनाओं के द्वार जो हैं इस सरकार के गिरने के और महाराष्ट्र की सरकार गिरने के, दोनों की संभावना, मतलब सरकारें गिरने के संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, ये द्वार बंद नहीं हुए हैं। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो बंद दरवाजे नीतीश कुमार के लिए जब खुले हैं तो इस सरकार के लिए भी गिरने के दरवाजे खुले हुए हैं बुशरा जी। इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। और अभी दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो लोकसभा के स्पीकर का जो चयन होना है और उसमें कौन सा वो नाम शामिल होता है और क्या उसमें जो घटक दल हैं वो क्या उनकी सर्वसम्मति मिलती है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और उसमें इंडिया गठबंधन की भूमिका क्या रहती है, क्या इंडिया गठबंधन भी अपना कोई नाम लेकर आ सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा कि अभी आपको पता ही है कि जेपी नड्डा जो है उनको नई जिम्मेदारी दे दी गई है और अब वो दिल्ली में है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष भी चुनना है, कौन होगा वो चेहरा, उसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। और जो चेहरा होगा उससे भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि कितना इसमें आरएसएस का हस्तक्षेप रहा है, कितना जो हार हुई है उसके बाद उसे सबक क्या कुछ लिया गया है, और उसके बाद कोई नया इस तरह का कोई चेहरा जो कायाकल्प करे भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह की उसे हार मिली है, जहां जिन राज्यों में उसका सबसे बड़ा कैडर था उन राज्यों में जिस तरह से उसकी सीटें कम ही नहीं बल्कि हार के लिए जिम्मेदार वो राज्य हैं, तो क्या उसकी समीक्षा या फिर उसको फिर से खड़ा करने के लिए
और अपने कार्यकर्ताओं में वो जोश भरने के लिए क्या वो चेहरे लेकर आते हैं? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अभी भी जिनके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन सबके बीच अमलेंदु जी, सुरेश गोपी जो हैं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि उनके जो गुरु हैं उनको उन्होंने कांग्रेस के जो दिवंगत नेता रहे करुणाकरण, जो कि केरल के मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनको साहसी प्रशासक उन्हें बताया है। और उन्होंने करुणाकरण और मार्क्सवाद के जो दिग्गज रहे हैं ईके नायनार, उनको अपना राजनीतिक गुरु उन्होंने बताया है। एक जगह वो गए हुए थे और वहां पर जाकर उन्होंने भाषण दिया, और उस भाषण में उन्होंने ये तमाम बातें कही। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कांग्रेस के जो नेता रहे, जो लेट हैं और जो मुख्यमंत्री भी रहे केरल के, उनको आप साहसी प्रशासक बता रहे हैं, इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बता रहे हैं। और ये वही सुरेश गोपी हैं जिनको जब एमओएस दिया गया था तो किस तरह से उन्होंने खुलकर अपनी आपत्ति जताई थी। हालांकि रीजन कुछ और दिया उन्होंने, लेकिन हमें पता है कि क्या कुछ उन्होंने कहा। तो केरल से भी अमलेंदु जी एक सांसद जो चुनकर आए हैं, और लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है, या कहें कि बीजेपी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो इस तरह की और खबरें हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में और सुनने के लिए मिल सकती हैं, जब इस तरह से बीजेपी अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि केरल में लगातार वो अपने पैर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पहली बार उसे जिंदगी में, जब तक उसके पूरे राजनीतिक सफर में पहली उसे यहाँ कामयाबी मिली है। 31 जुलाई से लेकर 1 या 2 अगस्त तक वहां पर आरएसएस का भी वहां पर कार्यक्रम है, और समीक्षा कार्यक्रम है शायद उनका वहां पर। और इस सब के बीच इस तरह का बयान, इसको कैसे देखते हैं आप? एक तो ये है कि वो गोपी जी जो है वो जो वहाँ एक है वो क्या कहते हैं त्रिशूर में एक लॉर्ड्स चर्च है, वहाँ गए और उन्होंने जो है वो एक ताज पेश किया सोने का। तो उस पर आरोप लगे कि वो सोने का नहीं था, वो पीतल का था, और उस पर जो है वो कोट किया हुआ था। तो उस पर उन्होंने सफाई दी है कि उनकी पत्नी ने जो है वो उसे पेश किया। तो वो विवादों की बातें अलग हैं, लेकिन बुशरा जी जिस तरीके से ये सोना चढ़ाए जाने की परत जो है वो चल रही है बीजेपी की तरफ से, तो ये परतें उतरना शुरू हो गई हैं। अब आप समझ सकती हैं, सुरेश गोपी को जो बताया गया कि साहब वो बीजेपी के पहले सांसद चुन करके आए हैं, केरल में खाता खुल गया है, वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि सुरेश गोपी जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे जीत करके नहीं आए हैं। सुरेश गोपी प्रख्यात मलयालम कलाकार हैं, सिने कलाकार हैं, उस हैसियत से जीत करके आए हैं। और सुरेश गोपी की यही वहाँ जो है वो मकबूलियत है, उसी के आधार पर जीत करके आए हैं। बीजेपी वहाँ जीत करके नहीं आई है, ये जो है वो समझा जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें और बहुत सी हो सकती हैं, और बहुत से जिस तरीके के खिलाड़ी विलाड़ी उतारे गए और फिल्मों वाले उतारे गए, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब स्मृति ईरानी नहीं है संसद में, अब उनकी जगह कंगना रनौत पहुँची हैं, तो अब देखना है कि स्मृति ईरानी और कंगना रनौत में किस तरीके का कंपटीशन चलेगा, एक संसद के बाहर एक संसद के अंदर, चूँकि दोनों बहुत विदुषी हैं और दोनों बहुत फायर ब्रांड भी हैं, तो देखना होगा क्या होगा। लेकिन ये बुशरा जी जो इनकी अंदर की चीज़ें वो तो ठीक ही अंदर की क्या चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से अब जो है वो इख्तलाफात जो इनके हैं आपस के, वो अब सतह पे आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जब नेतृत्व कमज़ोर होता है तब चीज़ें फिर निकल कर आना शुरू होती हैं, और जब मजबूत होता है तो सारी कमजोरियां दबी रह जाती हैं। अभी तक क्या था कि पूर्ण बहुमत की सरकारें थीं, 2014 की, 2019 की थंपिंग मेजोरिटी थी, लोगों को लगता था मोदी जी में जिताने का करिश्मा है। वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई हैं, चूँकि लोगों को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी अब खुद भी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो किसी को जिताएंगे क्या। भाई 1.5 लाख वोटों से आप जीते हैं, और किस तरीके से वहाँ मशीनरी ने काम किया बीजेपी के पक्ष में, यानी नरेंद्र मोदी के पक्ष में, ये सारे लोग आरोप लगा रहे हैं किस तरीके की वहाँ सब चीज़ें हुई हैं। और आसपास भी आप किसी को नहीं जितवा पाए अपने जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे थे। तो लोगों की समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी में अब जिताने की क्षमता नहीं रही, और बीजेपी अपना दूसरा कोई कहा जाए अल्टरनेटिव जो है नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी तक तैयार नहीं कर पाई है। तो लोगों की समझ में ये आ रहा है कि अब नरेंद्र मोदी से सवाल किए जा सकते हैं। तो ये सवाल जो बुशरा जी हैं, ये नरेंद्र मोदी से बीजेपी के अंदर से उठना शुरू होंगे, और ज़बरदस्त तरीके से उठना शुरू होंगे। सुरेश गोपी जा रहे हैं और वो इंदिरा गांधी को क्या क्या कह रहे हैं, या ईके नायनार को जो कुछ कह रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सुरेश गोपी जो हैं वो स्वयंसेवक नहीं हैं,
और वो जिस तरीके की बातें कह रहे हैं इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सुरेश गोपी क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं। या इसी तरीके से सौमित्र खान जो है पश्चिम बंगाल के बीजेपी के विधायक, वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो सब आएंगी, या एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं सहयोगी दलों में, अजीत पवार क्या कह रहे हैं, या छगन भुजबल क्या कह रहे हैं, या ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। तो ये सब लोग जो कह रहे हैं बुशरा जी, ये कहना और लगातार बढ़ता जाएगा, ये समाप्त नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर सरकार जो है अपना बहुमत हासिल भी कर देती है, उसके बाद ये चीज़ें रुक जाएंगी, उसके बाद ये चीज़ें और बढ़ेंगी और नरेंद्र मोदी को कदम कदम फूंक फूंक के चलना पड़ेगा बुशरा जी। जिस दिन भी कोई जरा सी भी गलती होगी, उस दिन ये सारे सहयोगी और अंदर से लोग जो हैं वो सीधे सीधे चिल्लाना शुरू कर देंगे कि नरेंद्र मोदी ने हाथ से अभी भी सबक नहीं लिया। इस तरह की चीज़ें सब शुरू हो जाएंगी। तो नरेंद्र मोदी को कदम कदम बहुत फूंक फूंक करके चलना पड़ेगा। 2014 से 2019 का समय दूसरा था। अच्छे दिन मोदी जी के जा चुके हैं, इस बात को मोदी जी को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके जो अच्छे दिन आए थे वो समाप्त हो गए। 4 जून 2024 को मोदी जी के अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं। अब सामान्य दिन आए हैं लौट करके। उन सामान्य दिनों में मोदी जी को एक एक कदम जो है बहुत फूंक फूंक करके रखना पड़ेगा। अपने सहयोगियों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, अपने अंदर के लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, और जनता की बातें तो अब सुननी ही पड़ेंगी बुशरा जी। और सुना ये जा रहा है कि जनता की बातें सुनना शुरू हो गई हैं। शायद अग्निवीर को लेकर के कोई कमेटी बनने जा रही है जो अग्निवीर को लेकर के पुनर्विचार सरकार करेगी, और हो सकता है कि अग्निवीरों को स्थायी कर दिया जाए। इस तरीके की खबरें आना शुरू हो गई हैं। कितनी सच है कितनी गलत है अभी हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं। ये सत्ता के गलियारे में चर्चाएं हैं, लेकिन अगर ऐसी चर्चाएं सही हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा मूव होगा, और मोदी जी को वास्तव में फिर अब इस लोकतंत्र की ताकत और इस संविधान की ताकत जो है वो समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से संविधान जो है वो प्रशासकों को या प्रधानमंत्रियों को या राजनीतिक दलों को मजबूर कर देता है। ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मुझे लगता है वो आना समझ में ना शुरू हो गया है बुशरा जी। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ये वो महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर अग्निवीर की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। उसके सहयोगी दलों ने भी कहा है कि अग्निवीर जैसी जो योजनाएं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। यूसीसी को लेकर भी कहा है, जो उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि जो चंद चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, जिसको लेकर वो लगातार अपना वो एक एजेंडा जो वो चलाती है, जिस तरह की वो सियासत करती है, उनमें से वो एक है यूसीसी की बात करें। उत्तराखंड में उसको लागू भी कर दिया गया है, लेकिन उसका फायदा कहीं पर देखने के लिए मिला हो ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि आप साफ तौर पर देख लीजिए कि अब उन फ्लैगशिप योजनाओं को वापस लिया जा सकता है। इस तरह की तमाम खबरें सामने निकल आई, या उनका जो स्वरूप है उसको बदला जा सकता है। ये तमाम तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जिस तरह से अभी अमलेंदु जी ने कहा कि लोगों के तो कभी अच्छे दिन आए ही नहीं थे, जिन अच्छे दिनों का वादा किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन जरूर चल रहे थे। और अब लोगों ने ये तय किया कि आप हमारे अच्छे दिन तो नहीं लेकर आए, तो हम आपके अच्छे दिन भी बहुत दिनों तक बरकरार नहीं रखेंगे। और यही वजह है कि उनको इस बार 2024 में 240 पर समेट दिया गया है। और उसके बाद तमाम तरह के आप जो राजनीतिक उथल पुथल और तमाम तरह की जो खबरें देख रहे हैं वो आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। मैं आपके सामने लेकर हाजिर होंगी नजर और नजरिया। जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।